तो हम लोग कल बात कर रहे थे आपका कि विभिन्न स्कूलों के बीच अंतर संबंध क्या है, और उसमें से बात निकल के आई थी कि स्कूल कोई भी हो, वे परस्पर इस प्रकार से अंतर संबंधित हैं कि एक भी विचारधारा या एक भी स्कूल को छोड़ देने पर कानून की संपूर्ण समझ ये संभव नहीं। और इसीलिए विधिशास्त्र में सारे स्कूलों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जब तक कानून की कंप्लीट समझ ये आपको न हो, आप एक अच्छे लायर ये नहीं हो सकते। लायर का मतलब केवल वकील नहीं, लायर का मतलब, ये शब्द उपयोग किसने किया? बेंथम ने। और लायर शब्द की परिभाषा में जिसे जिसे रखते हैं उसमें जज, एडवोकेट, लॉ स्टूडेंट और लॉ टीचर सब शामिल है, यानी ऐसे लोग जो विधि से लगातार समव्यवहार करते हैं। इसलिए लायर की परिभाषा में आप आए, इसके लिए कानून की कंप्लीट समझ ये आपको होनी चाहिए, और कानून की कंप्लीट समझ ये तब तक संभव नहीं है जब तक विधिशास्त्र की जितनी विचारधाराएं हैं कानून के संदर्भों में, उन सब विचारधाराओं के मुताबिक कानून को एनालाइज, विश्लेषित न किया जाए। जब आप सब विचारधाराओं के मुताबिक कानून का विश्लेषण करके उसे समझने की कोशिश करते हैं तो एक कानून का कंप्लीट कॉन्सेप्शन ये आपके दिमाग में उभरता है। कानून का एक पक्ष यह है कि वो आदर्श को प्रायोगिक तौर पर संभव बनाता है, ठीक है, जिसकी आप कल्पना करते हो कि ये होना चाहिए, ठीक है, यानी जिसकी संभावना है हो सकने की, उसे संभव बनाने का काम नेचुरल स्कूल करता है। समानता आने की संभावना है, न्याय होने की संभावना है, इस संभावना को संभव बनाने का काम ये नेचुरल स्कूल करता है। वो कानून के आदर्श इस पक्ष से संबंधित है, कानून और गुंडों के आदेश इसके बीच फर्क इससे संबंधित है। लेकिन नेचुरल स्कूल यहीं तक सोच के रह गया, इसके आगे नेचुरल स्कूल, इसके विधिशास्त्री इन्होंने सोचा ही नहीं। वो कानून जो दिन प्रतिदिन के समव्यवहार में हमें प्रभावित करता है, आखिर वो कानून कहां से जन्मता है? उस कानून की विधिमान्यता का आधार क्या है? यानी वो कानून जो हमारे आचरण को रेगुलराइज कर रहा है, वो हमारे आचरण को रेगुलराइज करे, इस मानसिक दशा में हम क्यों आ जाते हैं? कोई भी कानून बनता है, आप उसके पालन की मनोवृत्ति इसमें आ जाती है। तो किसी भी कानून के पालन की मनोवृत्ति में आप क्यों आते हैं? अर्थात कानून की विधिमान्यता का आधार क्या है? क्योंकि आप अपने मां बाप की भी वो बात मानने को तैयार नहीं जो आपको उपयोगी नहीं लगती। आप अपने मां बाप को भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वट एवर यू आर सेइंग दैट इज नॉट यूजफुल, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। जबकि कानून बना और आपने उसे मानना शुरू कर दिया। क्यों हो रहा है ऐसा? तो कानून के इस पक्ष से जो विचारधारा संबंधित होती है, अर्थात कानून का भौतिक स्रोत क्या है जो इस अनुभवजन्य जगत में देखा जा सके। ये जो अनुभव पर आधारित जगत है, इसमें कानून का स्रोत आखिर क्या है और कानून विधिमान्य क्यों हो रहा है, इस विषय पर यूं तो सभी खोजबीन कर रहे हैं, जितने विधिशास्त्री हैं, सबके सामने समस्या यही है कि कानून क्या है और कानून विधिमान्य क्यों समझा जाता है, कानून की विधिमान्य
होने का आधार क्या है, या कानून अपनी प्राधिकारिता, अपनी ऑथोरिटेटिवनेस ये कहां से प्राप्त करता है। यूं तो सारे विचारक इसी पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अपने अध्ययन को सिर्फ यहीं तक सीमित जिन दो विचारकों ने कर दिया वे बेंथम और ऑस्टिन है। इन लोगों ने बाकी चीजों से ज्यादा मतलब नहीं रखा है, केवल और केवल अपने को यहां तक सीमित रखा कि कानून के निर्माण का भौतिक स्रोत क्या है और कानून की विधिमान्यता का आधार क्या है, कानून की विशेषताएं क्या है, जिससे हम कानून के वे नियम जिन्हें कानून का नियम कहा जाता है उन अन्य नियमों से अलग कर पाए, जो अन्य नियम मानव आचरण को विनियमित करते हैं। क्योंकि कानून इनफैक्ट क्या है, ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलराइज करने वाला नियम। कानून इनफैक्ट देखें तो क्या है, ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलराइज करने वाला नियम। वो ये बताता है आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो जब आपको कोई इस प्रकार निर्देशित करने की स्थिति में है कि आप अमुक कृत्य करें और अमुक कृत्य से विरत रहें, तो उस अमुक के बारे में कहा जाता है कि वह आपके आचरण को विनियमित करने की, रेगुलराइज करने की स्थिति में है। तो जब कानून का नियम आपको अपने दैनंदिन व्यवहार के संबंध में निर्देश देने की स्थिति में है, तो कानून के नियम के संबंध में एक ही बात बोली जा सकती है, और वो क्या, कि कानून ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलराइज करने वाले नियमों का समूह है। और यह बात यूनिवर्सली बोली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कानून हिंदुस्तान में ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलराइज करने वाला नियम हो जबकि अमेरिका में वो जानवरों के कंडक्ट को रेगुलराइज करे, ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलराइज करने वाले नियमों के समूह का नाम कानून है। लेकिन क्या केवल कानून के नियम ही ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलराइज करते हैं? तो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलराइज करने वाले नियम सिर्फ कानून के नियम होते हैं, ऐसा भी नहीं। अन्य प्रकार के नियम भी हैं जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलराइज करते हैं, और उन नियमों को क्या कहते हैं, नैतिकता, मोरालिटी, वो भी ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलराइज करती है। आपसे कोई नहीं कहता कि आप सुदर्शन दिखें, सुदर्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिसेंट दिखें, कोई नहीं कहता आपसे। आप खूब, ठीक है, घिनौने किस्म का स्वरूप बनाकर घूम सकते हैं। हाँ, उस स्तर तक घिनौना नहीं बना सकते जिस स्तर तक पुरानी आईपीसी सेक्शन 294 या 292 के माध्यम से रोकती थी, लेकिन वो न्यूनतम सीमा है। उस सीमा से ऊपर आप चाहे जैसे घूमें, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन फिर भी घर से निकलने से पहले आप बाल काटते हैं, ठीक करते हैं सब कुछ। सुदर्शन दिखना ये किसका, नैतिकता का नियम है। और नैतिकता कहां से जन्म लेती है? नैतिकता इस मत से, इस मनोभाव से, इस संकल्पना से जन्म लेती है कि जो भला है वो किया जाना चाहिए, यही नैतिकता है। लेकिन जो भला है वो सबके मुताबिक अलग अलग हो सकता है, जो बुरा है वो सबके मुताबिक अलग अलग हो सकता है। इसलिए आप जो भला समझते हैं, हो सकता है हम वो भला न समझते, लेकिन कुछ ऐसा भला भी है जिसे सब भला मानेंगे निर्विवाद तौर पर, और उस भले को ही कानून का नियम ये बना दिया जाता है। कानून और नैतिकता, इसके बीच फर्क मुख्यतः यह होता है कि कानून वस्तुनिष्ठ होता है और नैतिकता व्यक्तिनिष्ठ होती है। जो वस्तुनिष्ठ है, जो यूनिवर्सल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सैद्धांतिक होता है और सबको रेगुलराइज करता है।
उसकी सत्यता से, उसकी विश्वसनीयता से, उसके सही होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो नैतिकता है वो व्यक्तिनिष्ठ होती है, और जो कुछ व्यक्तिनिष्ठ होता है, जो कुछ सब्जेक्टिव होता है, वो व्यक्तिशः तय होता है। उसके बारे में व्यक्तियों की मान्यताओं को मान्यता ये दी जाती है। अब कानून का अध्ययन ये हम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम वैश्विक स्तर पर ये जाने कि कानून क्या है और वो अपनी प्राधिकारिता कहां से प्राप्त करता है। ये हमारे अध्ययन का विषय है। ठीक है, तो अगर हम विश्लेषणात्मक विधिशास्त्रियों के दृष्टिकोण से कानून का अध्ययन करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें कानून को उन नियमों से अलग करना पड़ेगा जो नियम कानून के नियमों की तरह ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलराइज करते हैं, किंतु कानून के नियम नहीं है। जैसे नैतिकता के नियम, भाई जो सबसे पहली जरूरत आएगी वो सबसे पहली जरूरत ये आएगी कि हम उन नियमों को उन शेष नियमों से अलग कर दें जो ह्यूमन कंडक्ट को तो रेगुलराइज करते हैं किंतु कानून के नियम नहीं है। तो फिर हमें जानना होगा कि आखिर कानून के नियम किन नियमों को कहा जाता है, अर्थात नियमों में कौन सी विशेषताएं आ जाएं तो वे नैतिकता के नहीं कानून के नियम बन जाते हैं। इस पद्धति को हमें निर्धारित करना होगा, क्योंकि बिना इस पद्धति के हम उन नियमों को नहीं जान सकते। और जो विश्लेषणात्मक दृष्टि है वो दृष्टि ये कहती है कि वी विल रीड व्हाटएवर इज यूजफुल। ये दृष्टिकोण तो आप में इसमें आपकी इस बात में भी दिखाई देता है कि आप कहते हैं पीसीएस जे बनेंगे। आप टीचर क्यों नहीं बनेंगे जो हजारों पीसीएस जे बना देगा? जितने पीसीएस जे सब टीचरों ने बनाए, तो आप वो क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि अगर कड़ुआ कड़ुआ बोले, ठीक है, जो आप स्वीकार नहीं करोगे, तो कड़ुई कड़ुई बात यह है कि दूसरों पर रौब दिखाने का अवसर वहां ज्यादा है। भ्रष्ट साधनों से हम ये नहीं कह रहे सारे न्यायिक अधिकारी भ्रष्ट हैं और वो पैसे पैदा करते हैं अपनी विधिक हैसियत से, लेकिन ये उतना ही सच है कि आप प्रारंभिक तौर पर आकर्षित इसीलिए होते हैं क्योंकि पैसा आज की दृष्टि में उपयोगी है, और एज ए टीचर उसे कमाने की जो संभावना है और एज ए जुडिशियल अफसर उसे कमाने की जो संभावना है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये तो आप हर क्षेत्र में करते हैं। तो विश्लेषणात्मक विधिशास्त्री यही चाहते हैं कि जो लोग भी कानून से वृत्ति कमाते हैं, जो लीगल प्रोफेशन में है, उन्हें उन नियमों को जानना चाहिए जिन्हें कानून का नियम कहते हैं। ठीक है, जो इस भौतिक जगत में कानून के नियमों के रूप में मानव आचरण को विनियमित कर रहा है, उसका अध्ययन किया जाए। ये विश्लेषणात्मक विधिशास्त्रियों का, ठीक है, ओरिजिनल ओरिएंटेशन ये है। तो इस ओरिजिनल ओरिएंटेशन के मुताबिक वो चल पाए, इसके लिए जरूरी है कि वे किसी ऐसी प्रक्रिया का निर्माण करें, कुछ ऐसी विशेषताओं का निर्धारण करें जिसके आधार पर कानून के वे नियम जो मानव आचरण को विनियमित करते हैं, मानव आचरण को विनियमित करने वाले अन्य नियमों से अलग किए जा सके। क्योंकि हमने जैसा पहले कहा कि हमारी समस्या यही है
कि केवल मानव आचरण को कानून के नियम ये रेगुलराइज करते हो, ऐसा नहीं है। और चूंकि कानून के नियमों को निर्धारित करने या उनका आइडेंटिफिकेशन करने की ये जरूरत सार्वभौमिक तौर पर मौजूद है, यूनिवर्सली ये मौजूद है, इसलिए इस समस्या का अध्ययन सार्वभौमिक स्तर पर सार्वभौमिक रूप में यही किया जाना चाहिए। तो विश्लेषणात्मक जो विचारधारा है ये बेंथम और ऑस्टिन के साथ प्रारंभ हुई, ठीक है। और बेंथम और ऑस्टिन ने सबसे पहले इस दृष्टिकोण से विचार किया। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी यानी सन 1800 कुछ, ठीक है। इसमें पहली बार बेंथम और ऑस्टिन ने इस दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया। और आप किसी भी ढंग से जो सोचते हैं या आपके विचार की जो पद्धति है, सामान्यतः एक्सेप्शनली बात इससे अलग भी होती है, ठीक है। सामान्यतः आपके विचार की पद्धति रिएक्शन में से पैदा होती है। वो जीनियस है, वो महामानव है जिनका विचार प्रतिक्रिया रिएक्शन से नहीं शुरू होता, एक्शन से शुरू होता है। वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि सोचना उनकी वृत्ति है। वो किसी विवशता, किसी मजबूरी में नहीं सोचते, लेकिन सामान्य मानव रिएक्शन में सोचता है। वो कभी एक्शन नहीं करता। जब आपको कोई पीड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं, तब आप कुछ नहीं सोचते। जब परेशानियां होती हैं तब उनसे मुक्ति का उपाय ये सोचते हैं, ठीक है। ये विचार की नॉर्मल पद्धति और प्रक्रिया है। तो विचार की इस नॉर्मल पद्धति और प्रक्रिया से कुछ भी बचेगा नहीं। तो विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो लोग हैं उन्होंने भी नेचुरलिस्टों द्वारा जो कुछ प्रस्तुत किया उसके रिएक्शन में सोचना शुरू किया। और चूंकि रिएक्शन में सोचेंगे तो इसलिए जस्ट विपरीत ये सोचेंगे, क्योंकि रिएक्शन प्रतिक्रिया अक्सर विपरीत होती है। हालांकि विपरीतता ये प्रगति के लिए जरूरी है। अगर विपरीतता न हो तो प्रगति संभव नहीं है। अगर ब्रेक ना हो कार में तो गति संभव नहीं है, क्योंकि गति का अर्थ क्या है? जो स्थिर नहीं है, वही तो गति है। गति की डेफिनेशन क्या है? जो स्थिर नहीं है। ब्रेक ना हो तो कार चलती ही रहेगी। तो चलना स्थिति का द्योतक होगा, गति का नहीं। फिर तो चलती ही रहेगी, रुकेगी कैसे भाई? एक बार चली फिर वो अनंत काल चलेगी। तो जब अनंत काल चलेगी तो फिर चलना तो स्थिति का द्योतक हुआ। ये तो मूल संकल्पना के विरोध में गई बात, क्योंकि गति का अर्थ है परिवर्तन, गति का अर्थ है चलना, और स्थिरता का अर्थ है परिवर्तन का न होना। यही तो स्थिरता का अर्थ है। तो जब चल ही रही है तो स्थिरता आ गई। ये तो विपरीतता है, यानी ब्रेक है, जो उसके चलने को रोक देता है। और तब आपको गति का अनुभव ये आता है, ठीक है। यानी जगत का अनुभव हो या विचारों में किसी चीज का अनुभव हो, ये तभी हो सकता है जब विपरीतता हो, ठीक है। इसलिए विपरीतता इसीलिए कहा जाता है निंदक नियरे राखिए। विपरीतता नहीं है
अपोजिशन नहीं है, तो फिर गति नहीं है, और गति नहीं, गति जीवन का लक्षण है, तो फिर मौत है, मृत्यु है, फिर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तुम्हें ये लग रहा होगा ये बड़ा फिलोसॉफिकल चिंतन है, शुभ, ये है वाकई फिलोसॉफिकल चिंतन है। ठीक है, और इसका हायर स्टडीज में बड़ा मतलब है, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी पढ़ना होता। ठीक है, वो इसीलिए हमने आपसे कहा कि दोनों समय पर आइए, इसीलिए कहा है ये समय फिलोसॉफिकल चिंतन का है। तो विश्लेषणात्मक विधिशास्त्री नेचुरलिस्टों के विरोध में सोच रहे हैं। नेचुरलिस्ट क्या कह रहे हैं कि जो असल विधि है वो ईश्वर की इच्छा से जन्म लेगी, वो मानवीय विवेक से जन्म लेगी, और न तो ईश्वर की इच्छा और न मानव का विवेक, ये इस बोधगम में जगत के अतिरिक्त इस अनुभव पर आधारित जगत में पाए नहीं जा सकते। बोधगम में जगत यानी जो ज्ञान का जगत है, यानी जो बोध का जगत है, उसमें तो ईश्वर की इच्छा या मानवीय विवेक इसको अनुभव किया जा सकता है। लेकिन ये जो अनुभव पर आधारित जगत है जहां हम रहते हैं, इस अनुभव पर आधारित जगत में हम ईश्वर की इच्छा या विवेक के तत्व को पा नहीं सकते, मीनिंग देयरबाय हम दिखा नहीं सकते। ठीक है ना, अनुभवजन्य जगत में उसका कोई मूल्य नहीं। विश्लेषणात्मक विचार के लोग कहते हैं कि दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करने के लिए आचरण के जिन नियमों को कानून की मान्यता मिली है, वे तो इस अनुभवजन्य जगत में अनुभव होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये विसंगति दूर की जानी चाहिए कि उनका जो स्रोत है वो इस अनुभवजन्य जगत में ना हो, ये विसंगति दूर की जानी चाहिए। इसकी मांग कर रहे हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा के लोग। वो कह रहे हैं कि कानून का नियम लागू इस अनुभवजन्य जगत में होना है। आप उसकी अथॉरिटी, उसकी प्राधिकारिता, उसकी विधि मान्यता, इसको आधारित कर रहे हैं ऐसे जगत में जहां इसकी विधि मान्यता के आधार को, अर्थात उसके स्रोत को, जहां से कानून जन्मेगा, उसको दिखाई नहीं जा सकता। अगर कोई इनकार करे कि कोई ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि कोई ईश्वर नहीं है इसलिए ईश्वर की इच्छा नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे? ठीक है, तो आपको जो कुछ निर्धारित करना है वो इस अनुभवजन्य जगत में निर्धारित करिए। तो जो अनुभूति की, जो अनुभव की, ठीक है, दूरी है, ये अनुभव से जो दूरी है विधि के स्रोत की और विधि के प्राधिकारिता के आधार की, इसी ने विश्लेषणात्मक विचारधारा के लोगों को जन्म दे दिया। ठीक है, विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रवर्तन यूं तो हाब्स के साथ हो गया, ये तो हाब्स के ही साथ हो गया था। हम लोगों ने हाब्स को पढ़ा था। हाब्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था जब थी, अर्थात मनुष्य पृथ्वी पर था और न कोई राज्य था, न कोई राजा, न कोई शासक था, न कोई शासित, कुछ था ही नहीं। उस अवस्था को हाब्स ने क्या कहा है? प्राकृतिक अवस्था। तो मनुष्य जब प्राकृतिक अवस्था में पृथ्वी पर था, क्योंकि ये सारे के सारे, वेदर दैट इज लॉ, दैट इज स्टेट, ऑल ऑफ दीज आर इंस्टीट्यूशंस, और इनको जन्म किसने दिया? मानव ने। तो मानव पहले है, इंस्टीट्यूशंस बाद में। तो मानव जब रहा और इंस्टीट्यूशन जब नहीं थे, उस दशा को जो कुछ नाम दिया है हाब्स ने, वो क्या है? प्रारंभिक दशा।
तो हाब्स कहता है कि प्रारंभिक दशा जब थी तब बड़ी कलह थी, बड़ी अशांति थी। क्यों अशांति थी? आपको मालूम है, चर्चा हुई थी आपसे कि हाब्स कहता है लोगों ने जीवन जीने के साधन ये इकट्ठे किए थे जिनको संपत्ति कहा जाता था, क्योंकि जीवन जीने के जो साधन है उन्हीं को संपत्ति कहा जाता है। आज जीवन जीने के साधनों में प्रगति हुई है, इसलिए आपको संपत्ति दूसरे किस्म की चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन कल्पना करिए उस प्रारंभिक मनुष्य की, तो आग जलाने वाला पत्थर भी संपत्ति हो सकता है, क्योंकि वो जीने का माध्यम है। ठीक है, तो जो जीवन का माध्यम है वही तो संपत्ति है। तो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य ने संपत्ति एकत्र की, लेकिन उस संपत्ति की सुरक्षा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। आखिर मनुष्य मानवीय आवश्यकताओं, मानवीय दुर्बलताओं के कारण नींद आदि की अवस्था में जाएगा, और उस समय उसकी संपत्ति की क्या रक्षा और क्या व्यवस्था यह होगी। और उस दशा में संपत्ति को ले लेने के लिए सबसे कमजोर भी सबसे ताकतवर की हत्या कर सकता है, क्योंकि उस समय ताकतवर नींद की अवस्था में वो कुछ कर नहीं सकता, तो कमजोर भी उसे मार सकता है। और कमजोर को ताकतवर ये तो कभी भी मार सकता है। तो एक अशांति की दशा है जिसमें कोई सुरक्षित नहीं। इस दशा से निजात मनुष्य ने पानी चाहिए थी, और हाब्स के मुताबिक उसने सबसे बुद्धिमान और सबसे सशक्त व्यक्ति अपने में जो था उसे राजा, जिसे उन्होंने लेवियाथन यह नाम दिया था, जिसका अर्थ कृत्रिम ईश्वर होता है, यह स्थापित किया। और इस सबसे बुद्धिमान और सबसे ताकतवर व्यक्ति को शांति स्थापना हेतु कुछ भी करने का अधिकार, हक यह दिया। यानी इसकी शक्ति पर एक प्रतिबंध भी है कि यह शांति स्थापित करने के लिए जो कुछ करेगा, यानी जो कुछ शांति स्थापित नहीं करेगा वो नहीं करेगा। बात को दोनों तरह से कानून की दुनिया में समझते हैं, बात को एक तरह नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये शासक शांति स्थापित करने के लिए सब कुछ करेगा, मीनिंग देयर बाय जो कुछ ये करेगा अगर उससे शांति स्थापित नहीं होती तो इसने शासकोचित व्यवहार किया है, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे भी तो समझेंगे। लेकिन शांति स्थापित करने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक के मुताबिक इसे कुछ भी करने का हक मिला। दिस इज द बेसिक थॉट ऑन द बेसिस ऑफ विच द होल बिल्डिंग ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, ठीक है, इज एस्टेब्लिश्ड। ये वो बेसिक, ये वो मूल अवधारणा है जिस पर संपूर्ण आज्ञात्मक, ये विश्लेषणात्मक विचारधारा ये खड़ी हुई है। इच्छा है इस लेवियाथन की, कोई प्रतिबंध नहीं है इस पर, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसकी इच्छा है, ये जो चाहे सो शांति स्थापना के लिए करे। हां, एक प्रतिबंध है कि ये जो कुछ करेगा यदि वो शांति स्थापित नहीं करता तो ये शासकोचित ढंग से व्यवहार कर रहा है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये प्रतिबंध भी बड़ा सशक्त नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम लोगों ने हाब्स को पढ़ा था। हाब्स कहते हैं कि अगर ये कुछ ऐसा कर रहा है जिससे शांति स्थापित नहीं होती तो इसके इस कार्य के लिए जनता को विद्रोह करने का कोई हक नहीं है। क्यों? जनता ने तो अब सबसे बुद्धिमान चुना था, तो तुम जब सबसे बुद्धिमान है वो, तो तुम कैसे निर्णय कर सकते हो कि उसके कार्य से शांति स्थापित नहीं होगी? ये अलग बात है कि उसके कार्य से तुम्हें कष्ट का अनुभव हो रहा है, लेकिन वो कष्ट वैसा भी तो हो सकता है जैसे मां को बच्चा जन्म देते समय प्रसव पीड़ा होती है, तो हर पीड़ा कष्टकारक है ये तो नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये माना ही नहीं जाता। मैं प्रसव पीड़ा ये कष्टकारक तो नहीं मानते, लेकिन पीड़ा तो है। ठीक है, तो ये कहा कि जब वो सबसे बुद्धिमान है तो तुम कौन होते हो?
तो आपने कहा था कि अगर शासक अपने शासकोचित कर्तव्यों का पालन भी नहीं करेगा तो सिर्फ ईश्वर है जो उसे दंडित करेगा, क्योंकि ईश्वर सबसे बुद्धिमान ये मानना ही होगा। इसलिए उन्होंने शासक की किसी भी बात के विरोध का हक जनता को नहीं दिया। दिस इज द बेसिक थॉट जो बेंथम और ऑस्टिन ने अपनाया है। हालांकि बेंथम और ऑस्टिन से पहले लॉर्ड कोक, हॉब्स, ब्लैकस्टोन ये सारे के सारे इस मत के हैं। हॉब्स तो है ही है, ब्लैकस्टोन और कोक, लॉर्ड कोक, उन्होंने भी ये माना कि संसद सर्वोच्च है, संसद कौन है? उसी लेवियाथन का स्थानापन्न है जिस लेवियाथन की कल्पना हॉब्स ने की है, उसी का स्थानापन्न है। इसलिए संसद की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। ये ब्लैकस्टोन और कोक की बेसिक अवधारणा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बेंथम और ऑस्टिन पहले विचारक है इंग्लैंड में, इनसे पहले कोई विधिक चिंतन इंग्लैंड में पाया ही नहीं जा रहा, ऐसा तो नहीं है, पाया तो जा रहा है। तो ब्लैकस्टोन, कोक, लेकिन ये हॉब्स की विचारधारा से प्रभावित है। ये हॉब्स की तरह संसदीय सर्वोच्चता की, वो लेवियाथन की बात करते हैं, संसदीय सर्वोच्चता की बात करते हैं, लेकिन संसदीय सर्वोच्चता यानी संसद सर्वोच्च है, वो जो चाहे सो बना सकती है। तो संसद को इन्होंने हॉब्स के लेवियाथन का स्थानापन्न माना और संसद की सर्वोच्चता के लिए जो तर्क दिया वो तर्क वही था जो हॉब्स का था कि चूंकि यह लेवियाथन का स्थानापन्न है इसलिए सर्वोच्च है। क्यों? लेवियाथन को जो शक्ति सामाजिक समझौते से मिली थी उसी शक्ति का उपयोग संसद कर रही है, इसलिए संसद के किसी कृत्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और सामाजिक समझौता ये एक कल्पना है, ये एक फिक्शन है, क्योंकि हॉब्स ने जिस समय सामाजिक समझौते की बात की उस समय 18वीं शताब्दी चल रही है। मनुष्य की ठीक है जो प्राकृतिक अवस्था है वो तो कम से कम मिनिमम मान लो तो 18 शताब्दी पूर्व तो है ही है, यानी 1800 साल पहले तो कम से कम है ही है। हालांकि उससे भी पहले, क्योंकि काल गणना ये तो ईसा के साथ शुरू हुई और ईसा से पहले तो यहां चाणक्य थे, और ईसा से पहले नहीं बल्कि ईसा से 327 साल पहले। तो लेकिन चलो हम मिनिमम मान ले तो 1800 साल पुरानी बात तो वो कर ही रहे। तो 1800 साल पहले क्या हॉब्स थे? भाई ये तो वैसे ही है जैसे गणित में सवाल हल करने के लिए तुम ये कहते हो कि मान लेते हैं ऐसा है, ये तो वैसे ही है, ये तो एक तर्क है सिर्फ। और इस तर्क पर हॉब्स ने अपनी बात आधारित की। तो संसद सर्वोच्च क्यों, लेवियाथन सर्वोच्च क्यों? क्योंकि लोगों ने सामाजिक समझौते में अपनी स्वतंत्रता या अपने संबंध में निर्णय लेने की शक्ति ये लेवियाथन या संसद को दे दी। लेकिन इट इज मियर आर्गुमेंट, ये सिर्फ तर्क है, क्योंकि किसी ने होते नहीं देखा सामाजिक समझौता, कोई विटनेसेस, कोई एविडेंस, कोई चीज उपलब्ध नहीं है उसके बारे में। इसलिए whatever is parliament, whatever the parliament is making, जो कुछ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा रहा है उसकी विधि मान्यता इस अनुभवजन्य जगत में दिखाई नहीं दे रही। उसके लिए सामाजिक समझौता जो इस अनुभवजन्य जगत के बाहर है उसका सहारा लेना पड़ रहा है। और दिस इज द पॉइंट जिसने बेंथम और ऑस्टिन को जन्म दे दिया, ठीक है, जिसने आध्यात्मिक विचार को जन्म दे दिया। अन्यथा बेंथम और ऑस्टिन जो कुछ कह रहे हैं वो हॉब्स की कल्पना या ब्लैकस्टोन और कोक की कल्पना का ही विस्तार है। लेकिन इसके बाद भी ये हॉब्स, ब्लैकस्टोन और कोक की कल्पना से भिन्न है। क्यों? उनकी विधि या उनकी जो संसदीय सर्वोच्चता है उसका जो आधार बिंदु है वो आधार बिंदु सामाजिक समझौते में है। और इस तरह संपूर्ण विधि व्यवस्था
कि विधिमान्यता का आधार अनुभवजन्य जगत में न रहकर बोध के जगत में चला जाता है। इसलिए बेंथम और ऑस्टिन जन्म ले रहे हैं, और बेंथम और ऑस्टिन ने अपनी बात दुनिया के अनुभव के आधार पर, क्योंकि ये लोग रिएक्शन में आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि न तो कानून इस अनुभवजन्य जगत के बाहर की चीज है, और न कानून का स्रोत इस अनुभवजन्य जगत के बाहर की चीज है, और न कानून की विधि मान्यता का आधार इस अनुभवजन्य जगत के बाहर है। इनकी जो बेसिक प्रपोजिशन है वो ये है, ये बेसिक प्रपोजिशन आया कहां से? नेचुरलिस्टों के विरोध में, क्योंकि वो कहते हैं कि असल विधि कौन सी? प्राकृतिक विधि, जो अनुभवजन्य जगत की नहीं, बोधगम्य जगत की चीज है। क्योंकि प्राकृतिक विधि क्या है? जो भला है वो किया, मोटा मोटा अगर लें, मोटा मोटा लें तो जो भला है वो किया जाना चाहिए, जो बुरा है वो नहीं किया जाना चाहिए। हमें थॉमस एक्विनास की परिभाषा प्राकृतिक विधि की सबसे पसंद आती है कि मोटा मोटा यही कहा है सबने, ठीक है। तो भला और बुरा तो बोध के जगत में निर्धारित होगा, इस अनुभव के जगत में कहां से निर्धारित हो जाएगा, ठीक है ना। और जो भला है किया जाना चाहिए, जो बुरा है छोड़ देना चाहिए। इसका स्रोत क्या है? अंतर्मन, और मन है, ये तो बायोलॉजी मानती नहीं। बायोलॉजी कहती मन जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो और जब बेंथम ऑस्टिन आ रहे हैं तब तक लैमार्क, डार्विन पैदा हो चुके हैं, समाज की सोच बदल चुकी है, और समाज की सोच का चीजों पर बड़ा प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव समाज की सोच का होता है। आप पीछे की फिल्में देख लो और आज की फिल्में देख लो। पहले लोगों के सामने रोटी ये बड़ी समस्या थी, तो रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी और जाने कौन कौन सी, रोटी ही विषय था। आज रोटी विषय नहीं है, तो आज तनाव, टेंशन ये विषय है। आज हर दूसरा व्यक्ति तनाव में है, टेंशन में है। तो आज की फिल्में आप देखें तो तनाव पर आधारित है, मेंटल टेंशन पर आधारित है। समाज की सोच परिवर्तित होती रहती है, और समाज की जो सोच बनती है उससे हर क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। तो बेंथम और ऑस्टिन जिस युग में आए वो वैज्ञानिक युग है। लैमार्क, डार्विन, इन्होंने समाज की सोच को परिवर्तित करके रख दिया है। कोपरनिकस, गैलीलियो, ठीक है, इन सबने कोपरनिकस के ग्रहों के संचालन के संबंध में कुछ प्रिंसिपल हैं, वो इंटर में पढ़ाए जाते थे फिजिक्स में, ठीक है। तो इन सारे लोगों ने समाज की सोच को परिवर्तित करके रख दिया, इसलिए वो सोच हर जगह दिखाई देगी। बेंथम और ऑस्टिन ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि विज्ञान क्या कहता है? हमने आपसे कई बार चर्चा की, विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान वो ज्ञान है जो निरीक्षण, सर्वेक्षण इस पर आधारित है, इससे प्राप्त निष्कर्ष जो होते हैं और उन निष्कर्षों से निष्कर्षित ज्ञान, ये विज्ञान कहलाता है। इसीलिए विज्ञान की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? विज्ञान आओ करके सीखें, करने से निरीक्षण, सर्वेक्षण यही पद्धति है, ठीक है। तो जो कुछ नेचुरलिस्ट कह रहे हैं वो ज्ञान विज्ञान द्वारा ग्राह्य नहीं है, ठीक है ना। वो निरीक्षण, सर्वेक्षण से नहीं आ सकता, वो सब कुछ अंतर मन में पैदा हो रहा है, और मन है, विज्ञान तो यही नहीं मानता, ठीक है ना। वो सब कुछ, अब वैज्ञानिक अध्ययन क्या चाहता है कि आप हर चीज का स्रोत इस अनुभवजन्य जगत में दिखाएं। इसलिए बेंथम और ऑस्टिन जब अपना अध्ययन शुरू करेंगे तो वो इस अनुभव के जगत में कानून की विधि मान्यता, इसके आधार को तलाशने का प्रयास करेंगे, और तलाशने की जो पद्धति होगी वो क्या होगी? वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक विचारधारा के लोगों की अध्ययन पद्धति कैसी है? वैज्ञानिक।
और वैज्ञानिक पद्धति कैसे होती है? सर्वेक्षण और निरीक्षण पर आधारित। ठीक है ना, इसी से होती है। और वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने में दो तरीके ये लगते हैं, एक इंडक्टिव मेथड, दूसरा डिडक्टिव मेथड। एक आगमनात्मक सिद्धांत है और दूसरा निगमनात्मक सिद्धांत है। ये अध्ययन की दो पद्धतियां हैं। तो बेंथम और ऑस्टिन चूंकि रिएक्शनरी है नेचुरलिस्टों के व्यवहार से, इसलिए रिएक्शन में वे अपना अध्ययन शुरू कर रहे हैं। और वे ही नहीं, हमने पहले भी कहा कि सामान्य मानव की विशेषता यही है कि वो रिएक्शन में अपना अध्ययन ये शुरू करता है। किसी परेशानी की दशा में सोच, अध्ययन, काम, ये सारी चीजें कहते ना, हमने तो सिद्धांत निर्धारित कर रखे हैं अपनी सुविधा के लिए। क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता किसका द्योतक है? आवश्यकता परेशानी का द्योतक है। वो डिनोट क्या करता है? डिनोट तो परेशानी करता है। और आविष्कार जो डिनोट करता है वो क्या है? सुविधा। क्योंकि जो सुविधा नहीं है वो आविष्कार नहीं, वो दुर्घटना है। तो आवश्यकता दुर्घटना की जननी ये नहीं कहते, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ये कहते हैं। ठीक है ना? तो आवश्यकता चूंकि आविष्कार की जननी है, ऐसा सिद्धांत हमने बनाया हुआ है। तो इससे यह प्रतिध्वनित होता है कि हमारा अधिकांश चिंतन, हमारा अधिकांश साहित्य, अधिकांश चीजें ये हमारी खींच का, हमारे क्षोभ का प्रस्तुतिकरण है। क्योंकि हम परेशान हुए, हमने कुछ सोचा और वो सोच समाज के सामने रख दी। तो वो सोच चूंकि सकारात्मक नहीं है, इसलिए आप कोई पिक्चर देखो और परेशान हो जाओगे, तो गीता पढ़ो शांत हो जाओगे। क्योंकि गीता रिएक्शन में नहीं जन्मनी है, गीता एक्शन से जन्मी है। उसका जो ओरिएटर है वो एक्शन करने वाला आदमी है, वो रिएक्शन में नहीं सोचता। मजबूरी है इसलिए नहीं सोच रहा, सोचना उसकी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, इसलिए सोच रहा है। लेकिन बेंथम ऑस्टिन रिएक्शन में सोच रहा है। और रिएक्शन में सोचते हुए उन्होंने अध्ययन की पद्धति, क्योंकि उनकी वैज्ञानिक नहीं है, उनकी अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ? जो निरीक्षण सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है। निरीक्षण कोई कर सकता है, सर्वेक्षण कोई कर सकता है। और नेचुरलिस्टों की जो सोच का तरीका है उसका निरीक्षण या सर्वेक्षण कोई नहीं कर सकता, बल्कि वो जो बताएं वही मानना पड़ेगा। कि सब मन या ईश्वर की इच्छा यह है, विवेक का तत्व। अब बताने वाला कितना सत्यनिष्ठ है इस पर सारी चीजें निर्भर हो जाएंगी। इसलिए उनका तरीका वैज्ञानिक नहीं है, उनका अवैज्ञानिक है। इनका वैज्ञानिक हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन है। और निरीक्षण सर्वेक्षण ये इनके अध्ययन की पद्धति हो जाएगी। और इनके अध्ययन की पद्धति निरीक्षण और सर्वेक्षण होने के साथ, क्योंकि मेथड निरीक्षण और सर्वेक्षण के दो ही हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो ये आगमनात्मक पद्धति से, आगमनात्मक जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है ना? नाम से आगमनात्मक का मतलब आगमन हो रहा है किसका? एक सिद्धांत का। इसका मतलब तथ्य हैं, परिकल्पनाएं हैं, जनरल प्रपोजिशन हैं, और उन जनरल प्रपोजिशन से कोई सिद्धांत आ रहा है। इसी को आगमनात्मक पद्धति कहा जाएगा। शब्द इसके विश्लेषण की जो पद्धति है उसके माध्यम से प्राप्त ज्ञान के आधार पर। तो शुरुआत अपने से ही करते हैं सभी। तो बेंथम ऑस्टिन, क्योंकि प्रारंभिक इनकी, ठीक है, सोच क्या है कि जो उपयोगी है वही अध्ययन किया जाना चाहिए। उपयोगी क्या है? वो कानून या वे नियम जिन्हें कानून कहकर मानव आचरण को विनियमित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना?
उनका अध्ययन, और उनका अध्ययन करना मुश्किल इसलिए हो रहा क्योंकि मानव आचरण को विनियमित करने वाले नियम और भी हैं। यही तो समस्या है बेसिक। और इसलिए कानून के नियमों की पहचान के लिए, ठीक है, वे प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि कानून के नियमों की पहचान ये जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम अन्य नियमों से उन्हें अलग कर पाएंगे, तभी तो उनका अध्ययन करेंगे, नहीं तो अध्ययन क्या खाक करेंगे। इसलिए कानून के नियमों की पहचान के लिए वे एक वैज्ञानिक पद्धति इस्तेमाल कर रहे हैं, एक साइंटिफिक टेक्निक ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और साइंटिफिक टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए आगमनात्मक ढंग से अपना अध्ययन ये करने का प्रयत्न ये कर रहे हैं। और आगमनात्मक अध्ययन वो शुरू कहां से करेंगे? शुरू करेंगे अपने इंग्लैंड की विधि और व्यवस्था से। इंग्लैंड में वो सबसे पहले देखेंगे। अब देखिए, अगर आप एक देश की विधिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हो तो आप विशिष्ट विधिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हो, यह है। और फिर इस अध्ययन, ठीक है, ये जो अध्ययन है आपका विशिष्ट विधिक व्यवस्था का, इस संपूर्ण कार्य व्यवहार को जो नाम दिया जाएगा विशिष्ट विधि शास्त्र। हमने जब विधि शास्त्र की शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि आप लोग दो शब्द कहते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जूरिस्प्रूडेंशिया। बात सही है, जूरिस्प्रूडेंशिया से ही मिलकर बना है, लेकिन आप ये कहते हैं कि विधि का ज्ञान है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि विधि का ज्ञान है तो ये आईपीसी का ज्ञान होना चाहिए, ये सीआरपीसी का ज्ञान होना चाहिए, ये एविडेंस का ज्ञान होना चाहिए, और वो ये मिलता नहीं। तो आप ये कहना शुरू कर देते हैं जूरिस्प्रूडेंस बहुत बोर विषय है। हम पिछले 45 मिनट बोर से बोल रहे हैं, आपको कहीं कोई बोरियत अनुभव हुई हो तो बताएं। जूरिस्प्रूडेंस बड़ा रोचक विषय है, आपने इसे समझ गलत रखा है। ये विधि का ज्ञान है, लेकिन उन अर्थों में नहीं जिन अर्थों में आप समझ रहे हैं। ये विधि का विज्ञान है। ये जरूर बताता है कि विधि क्या है, लेकिन ये भी बताता है जो विधि है वो क्यों है विधि। अन्य विधियां सिर्फ आपको ये बताती हैं विधि क्या है, बस, और कुछ नहीं। तो जब विशिष्ट विधिक व्यवस्था का आप अध्ययन कर रहे हो तो विशिष्ट विधि शास्त्र यही कहोगे उसे। और जब नॉर्मली विधिक व्यवस्थाएं जिन सिद्धांतों पर निर्मित होती हैं उनका अध्ययन आप करेंगे तो फिर जो विधि शास्त्र आएगा वो क्या होगा? सामान्य विधि शास्त्र। उसी को सामान्य विधि शास्त्र कहा जाएगा। इसलिए बेंथम और ऑस्टिन पूरी दुनिया के लायर की परिभाषा में आने वाले लोगों के लिए उपयोगी विधि का विज्ञान ये निर्मित कर देना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया में लायर की परिभाषा में आने वाले लोग आचरण के उन विशिष्ट नियमों को जो कानून के तौर पर जाने जाते हैं उन नियमों से अलग कर सकें, उस विज्ञान के आधार पर जो ये निर्धारित करेंगे जो कानून नहीं है। अर्थात बेंथम और ऑस्टिन उन अचूक सिद्धांतों की रचना करना चाहते हैं जो विधि के विज्ञान के तौर पर जाने जाएंगे और जो किसी भी विधिक व्यवस्था में विधि के नियमों की पहचान में सहायक होंगे। ठीक है ना? क्योंकि उनका दर्शन उपयोगितावादी है। उपयोगितावादी यानी जो फ्रूटफुल है वही किया जाना चाहिए। फ्रूटफुल यही है कि विधि क्या होनी चाहिए, इससे क्या मतलब, जो है उसका अध्ययन करो। ठीक है ना? तो बेंथम और ऑस्टिन विधि का विज्ञान ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है, और पद्धति कौन सी लगा रहा है? आगमनात्मक। तरीका वैज्ञानिक। ठीक है? और उन्होंने क्या किया? आगमनात्मक पद्धति से जो किया, इनफैक्ट जो किया वो विश्लेषण किया। विश्लेषण किसका? जो कानून का सिद्धांत इंग्लैंड में समझा जा रहा था, उन्होंने विश्लेषण किया ये कानून का सिद्धांत क्यों माना जा रहा है। तो इस निष्कर्ष पर आए कि जो संप्रभु है उसने आदेशित किया है, इसलिए यह कानून का सिद्धांत माना जा रहा है। संप्रभु ने क्यों आदेशित किया, इसका कोई उत्तर नहीं। ठीक है? उस
उसका मन था, इसलिए किया। उसे पूछने वाला कोई है ही नहीं कि क्यों किया। इसलिए बेंथम किस निष्कर्ष पर आ रहे हैं कि संप्रभु का समादेश है। पहली बात क्या है? संप्रभु का समादेश है। और यह समादेश कैसा है? इच्छा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इच्छा, इस पर नियंत्रण नहीं है। भाई संप्रभु की इच्छा है, यह संप्रभु के संकेतों का संकलन है। यह संप्रभु के संकेतों का संकलन है, यह संप्रभु की इच्छा है और इसकी अधिकृत घोषणा है। संप्रभु ने एक, उसकी इच्छा हुई, उसने किसी को बताई नहीं, ठीक है ना। एक होता है अथॉरिटेटिव डिक्लेरेशन, और अथॉरिटेटिव डिक्लेरेशन का अपना महत्व है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, आपसे पूछा जाता है कि फला मित्र की शादी में चलो, उन्होंने कहा हमें तो बुलाया ही नहीं। उन्हें कहा तो था उस दिन, तो आप कहते हैं कि सबको तो काट दिया, हमें तो दिया ही नहीं। कहा तो क्या है? इसका मतलब फॉर्मल इनविटेशन का महत्व है, इसका मतलब फॉर्मल डिक्लेरेशन का कोई महत्व है, क्योंकि फॉर्मल डिक्लेरेशन इस तथ्य की सार्वजनिक घोषणा है, सार्वभौमिक घोषणा है कि वो तथ्य जिस घटना के होने के सबूत के तौर पर समाज में जाना जाता है, वो घटना घटी है। कार्ड दिया, अब आप नहीं कह सकते कि हमने नहीं बुलाया, और यूं ही हमने कह दिया आना, तो आप, हम कल ये भी कह सकते हैं हमने तो मुंह छुआ था, तुम चले ही आए, ठीक है, हमने बुलाया तो नहीं था। लेकिन कार्ड का दिया जाना आमंत्रण के तथ्य की औपचारिक घोषणा है। अब निमंत्रण के तथ्य से इनकार नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए फॉर्मल डिक्लेरेशन ये इंपॉर्टेंट चीज है। संप्रभु कोई इच्छा कर लेगा, संप्रभु कोई संकेत करेगा, इफ दैट इज नॉट फॉर्मल, ठीक है, तो उसे कानून नहीं माना जा सकता। इसीलिए संप्रभु, ठीक है, का ऐसा संकेत, संप्रभु की ऐसी इच्छा जिसको फॉर्मली डिक्लेयर किया गया है, यह है कानून। और चूंकि यह समादेश के प्रारूप में है, समादेश के प्रारूप में, यह हम क्यों कह रहे हैं? समादेश कहते किसको? समादेश का मतलब है, जब हम समादेश शब्द का उपयोग करते हैं, तो समादेश शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि हर वर्ड का एक वर्ड मीनिंग है, वो उसका शाब्दिक अर्थ है। हालांकि शब्द का अर्थ संदर्भों में भी निकलेगा। जैसे राम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी, शिव शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है जो शांत है, जिसमें कोई, ठीक है, आपका जिसे कहें विक्षोभ, वो नहीं है, तो शब्द का शाब्दिक अर्थ है। लेकिन ये राम जब संदर्भों में प्रयुक्त होगा तो ये संबोधन बन जाएगा, ये नाम बन जाएगा, ये अभिवादन बन जाएगा, ये करुणा की अभिव्यक्ति बन जाएगा, ठीक है ना। तो शब्द का संदर्भों में अर्थ भी है और शब्द का शाब्दिक अर्थ भी है, ठीक है, दोनों बातें हैं। तो यहां जो समादेश शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो हम बताने का प्रयत्न ये कर रहे हैं कि क्या हो सकता है समादेश शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो समादेश शब्द का अर्थ है शाब्दिक, और इसीलिए बेंथम की आलोचना होती है कि उन्होंने समादेश शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन समादेश का जो शाब्दिक अर्थ है उससे संगत होकर समादेश शब्द का प्रयोग नहीं किया, यह गलत बात है। समादेश का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की, ठीक है, या यूं कहे कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के आचरण के संबंध में अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि वह दूसरा व्यक्ति उसकी इच्छा का अनुपालन करे ही,
तो यह कहा जाता है कि इस एक व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति के लिए समादेश जारी किया है। ठीक है ना? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए इस प्रकार इच्छा की अभिव्यक्ति करे कि अगर दूसरा इसकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं करेगा, ठीक है, या यूं कहे कि उस दूसरे को इसकी इच्छा के मुताबिक काम करना ही होगा, जब इस प्रकार से इच्छा की अभिव्यक्ति करे तो इसे समादेश कहा जाता है। ठीक है, बेंथम कहते हैं कि कानून समादेश की प्रकृति का होता है, लेकिन कानून कई बार कुछ कामों को करने की अनुमति भी दे देता है। जैसे हमने देखा है हिंदुस्तान के संविधान में यह कहा है कि राज्य चाहे तो स्त्रियों और बच्चों के संबंध में विशेष प्रकार की विधियां निर्मित कर सकता है। यानी कानून ऐसा भी हो सकता है जो अनुमति दे, और कानून समादेश के प्रारूप में ही होता है। एक तरफ बेंथम ये कह रहे हैं, और समादेश का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आदेश ऐसा कि दूसरा उसकी इच्छा के मुताबिक काम करे ही, और अनुमति में ये तो नहीं होता। अनुमति में तो वो जो कर रहा है उसके प्रति हमने अनुमति दे दी, यानी समादेशक समादेशित के मुताबिक चलने लगा। अनुमति में तो लगभग ये होता है। इसलिए बेंथम पर आरोप भी लगता है कि उन्होंने मैंडेट अर्थात समादेश शब्द का प्रयोग जरूर कर दिया, लेकिन इस मैंडेट की प्रकृति इतनी ठंडी है कि बेंथम के द्वारा अपने अध्ययन में विधि के लिए समादेश शब्द का प्रयोग उचित जान नहीं पड़ता। यह डायस ने लिखा है, यह भी उनकी आलोचना है। लेकिन बेंथम देखें तो बेंथम ने जब इंग्लैंड में आगमनात्मक पद्धति लगाकर कानून समझे जाने वाले आचरण के नियमों का विश्लेषण यह शुरू किया, तो उन्होंने यह पाया कि कानून किसी भी राज व्यवस्था में संप्रभु समझे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए संकेतों या इच्छा की प्राधिकारिक अभिव्यक्ति और घोषणा है, और यह इच्छा या संकेत उन व्यक्तियों के आचरण के संबंध में किए जाते हैं जो इस संप्रभु की सत्ता के अधीन है। इनका संबंध शासितों के आचरण से होता है। ठीक है ना? और संप्रभु के द्वारा शासितों के आचरण के संबंध में ये नियम इसलिए जारी किए जाते हैं क्योंकि संप्रभु एक विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर इन शासितों से यह चाहता है कि वे विशेष प्रकार का आचरण करें। वो विश्वास करता है कि कुछ विशेष प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होगी, लोग चोरी करेंगे या लोगों में, ठीक है, ऐसी स्थिति समाज में निर्मित होगी कि लोगों को दूसरों का धन लेने की, ठीक है, जो स्थिति है, जो मौका है, वो उपलब्ध हो जाए। तो उस मौके पर, उस निश्चित घटना पर विश्वास करके कि लोगों को ऐसा मौका उपलब्ध होगा और ऐसे मौके पर भी वे एक निश्चित प्रकार का आचरण करें, अर्थात दूसरे की संपत्ति न लें। तो निश्चित घटनाओं पर विश्वास करके संप्रभु के द्वारा अपने शासितों के आचरण के संबंध में ये निर्देश जारी किए जाते हैं। और एक और चीज उसने विश्लेषित की कि संप्रभु इन निश्चित घटनाओं पर, जो निश्चित प्रकार से घटित होंगी, उन निश्चित घटनाओं पर विश्वास करके उन निश्चित घटनाओं के घटित होने की दशा में अपने शासितों के आचरण के संबंध में जो निर्देश जारी करता है, उसमें कोई ऐसी बात भी कहता है कि अगर तुमने मेरी इच्छा से संगत आचरण नहीं किया तो यह परिणाम पैदा होगा। ठीक है ना? और उस परिणाम का पैदा होना या उस परिणाम के पैदा होने की संभावना होना, यह ज्यादा करेक्ट शब्द है, उस परिणाम के पैदा होने की संभावना, ये शासितों के लिए आशय का निर्माण कर देते हैं कि वे ये मन बना लेते भैया हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो परिणाम पैदा होगा, अगर तुमने नहीं किया संगत आचरण मेरी इच्छा से, तो फिर जो परिणाम पैदा होगा वह मनोगत दृश्य है, क्योंकि वो दृश्य आपके मन में ही पैदा होता है ना।
एक्चुअल तो पैदा ही नहीं हुआ अभी, तो वह मनोगत दृश्य आपके लिए आशय का निर्माण कर देता है। ये कानून के जो नियम हैं उनकी विशेषताएं बेंथम ने जानी, किसके द्वारा? इंग्लैंड की विधिक व्यवस्था का अध्ययन करके। और वो अध्ययन कैसे किया? आगम, ठीक है, विश्लेषण करके, विधिक भावार्थों का विश्लेषण किया, लीगल जो टर्मिनोलॉजी है उसका विश्लेषण किया, ठीक है, और संपूर्ण विधिक व्यवस्था का विश्लेषण किया। इसलिए इन्हें विश्लेषणात्मक विचारधारा का व्यक्ति कहा जाता है। इनकी अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है, ठीक है, इन्होंने जो टेक्निक लगाई है वो आगमनात्मक है। और ढंग से इन्होंने क्या किया? इंग्लैंड की विधिक व्यवस्था में जो विधि के नियम माने जाते थे उनकी पहचान ये की, और इसी तरीके का, ठीक है, प्रयोग करके इन्होंने दुनिया में हर विधिक व्यवस्था में कानून के रूप में जाने जाने वाले नियमों को पहचान के योग्य बना दिया। अर्थात एक विधि का विज्ञान ये प्रस्तुत कर दिया कि किसी भी विधिक व्यवस्था में विधि के नियम किसको माना जाता है, ठीक है ना, ये जानने का तरीका ये बेंथम ने दे दिया, ठीक है ना। और बेंथम की कानून की डेफिनेशन आगमनात्मक पद्धति से आ गई। ये संप्रभु द्वारा किए गए संकेतों का संकलन और उसकी इच्छा की अधिकृत घोषणा है, और यह घोषणा शासितों के आचरण के संबंध में होती है, और इससे मनोगत दृश्य शासितों के लिए आशय का काम करता है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन कानून की उनके उभर के आ गई। फिर उन्होंने और अध्ययन किया है, और अध्ययन करके उन्होंने कानून के नियमों की कुछ विशेषताओं को जाना है, और वे विशेषताएं 8 हैं संख्या में। और बेंथम ने इसके अलावा एक आशा और अपेक्षा भी की है कि कानून को कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। उन अर्थों में नहीं कह, जिन अर्थों में नेचुरलिस्ट कह रहे हैं कि कानून को कैसा होना चाहिए, उन अर्थों में नहीं, तो किन अर्थों में कानून की, ठीक है, अपेक्षा बेंथम ने की है, और उसके पहलू क्या बताए हैं, उसकी विशेषताएं कौन सी बताई हैं 8, इस पर बात कल करेंगे, देखेंगे।